चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। जो हम सब यहाँ ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे, भारत में संसाधन के उपयोग, उसका पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया है और उसमें संसाधन के बारे में बताए हैं। संसाधन का वर्गीकरण किया कि संसाधन को वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है और किस किस चीज़ों के आधार पर। सबसे पहला तो किस चीज़ पर? में तो हम भी थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है और अजैव में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? और क्या बताए थे? उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं और विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ये सभी वर्गीकरण हम कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ हम सब आज के क्लास में हम सब समझने वाले क्या हैं कि संसाधन तो जैसे पढ़ लिए, हम बेसिकली चीज आपको बताना चाहते हैं कि संसाधन के बारे में क्या पढ़े। जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं क्या है। संसाधन के बारे में यह किसने कहा? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जिम्मर मैना चाहिए। ये कथन किसने कहा था कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? तो महात्मा गांधी जी के ऐसा कथनानुसार था संसाधन के लिए। तो संसाधन मतलब क्या हो गया कि अरे जाके सो लीजिए, इन पे ले एक नींद आओ। आप ही को कह रहे हैं, सुबह आए तो वही हालत, शाम आए तो वही हालत, नींदे में डुबले मतलब एकदम रहना की करते रहते हैं। जो तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई के, कोई और चीज से सोचना से। आ रहे हैं, बैठ के झूक रहे हैं, लग रहे हैं कि जैसे मैच देखे ला पहुंचे, कि देखे देखे नहीं देखेंगे तो सो जाते हैं। बेवकूफ आदमी। तो यहाँ हम सब क्या देख रहे थे? संसाधन नियोजन। यहाँ क्या देख रहे थे? देखो, संसाधन हमारे पास समझो तो है तो बहुत कुछ, लेकिन भविष्य को देखते हुए उसका नियोजित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो ऐसा नहीं लगेगा, रुपया तो है तो आपके पास 1 लाख, लेकिन ऐसा उस रुपया को बचा के भी तो रखना कि 1 लाख एक के दिन में उड़ा देना, एक के दिन में नहीं ना उड़ा देना। उसी प्रकार यहाँ संसाधन नियोजन के बारे में समझना, संसाधन नियोजन के बारे में समझना। तो देखिए, संसाधन नियोजन क्या है? प्रश्न आपसे पूछ दे संसाधन नियोजन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया। संसाधन नियोजन एक कैसी प्रक्रिया? जटिल प्रक्रिया। पहले जो लिखल है उसको पढ़े के काम, बाद में समझे के काम। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की जरूरत होती है जो संसाधन नियोजन को सौंपना कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है? नियोजन। नियोजन मतलब पहले से ही आप तय कीजिए कि संसाधन को कितना खर्च करना है और भविष्य के लिए कितना बचा करके रखना है, क्योंकि नियोजित करना बहुत जरूरी। कोयला के भंडारण, ढेर कोयला है आपके पास, इसका मतलब कोयला बढ़ नहीं रहा है, वो तो फिक्स है, लेकिन हम उसका उपयोग एक अच्छे विवेकपूर्ण तरीके से न करेंगे कि जितना कोयला आज उपयोग इतना कर सके कि ताकि भविष्य में और भी पीढ़ी हमारा उसका उपयोग करते रहे और भी उसका। तो इसीलिए ही कहा जा रहा है कि यह तो एक जटिल प्रक्रिया, यह एक जटिल प्रक्रिया। पीने के लिए पानी हमारे पास अवेलेबल है तो इसका मतलब ज्यादा बर्बाद करेंगे, तो ज्यादा बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में पानी कम पड़ जाएगा। और ये दिमाग में है कि पानी कैसे कम पड़ जाएगा। भले ही हमारे पृथ्वी पे पानी 3/4 भाग में, लेकिन पीने योग्य पानी तो 2.25% है ना। ठीक है, अब उसका हम सबके कमी कैसे होगा? जैसे पानी मान लो कि अभी ठंडा के दिनों में या अभी कम गर्मी तो पानी ज्यादा बहा है, तो बैसाख के जाते जाते लेवल क्या हो जाता? डाउन हो जाता। तो देखते बहुत सारा चापाकल बोरिंग चलना क्या हो जाता? बंद हो जाता। तो पीने के पानी का ना अभाव हो रहा। तो पीने के पानी को बचाना भी बहुत क्या है, तो भी एक प्रकार के संसाधन है, तो उसको में भी नियोजित करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, और इसके क्रियाकलाप की जरूरत है। और जो नियोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोपान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब संसाधन के नियोजन को क्या कहते हैं? सोपान। देखिएगा, हम नीचे अभी बताएंगे कि संसाधन को नियोजित अर्थात संसाधन के सोपान कैसे किया जा सकता है।
ठीक है, संसाधन को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, इन सोपानों के सहारे देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उन्नति के मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। बात समझ रहे हो कि ये जो हमारा किसके सहारा, सोपानों के सहारे जितना भी संसाधन है हमारे पास, उसका अच्छे से उपयोग करके, दुरुपयोग न, सदुपयोग करके, सदुप्रयोग करके, हम संसाधन के सदुपयोग करके विवेकपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग करके हम उन्नति के मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन उसका अच्छे से उपयोग पहले करेंगे तब ना उन्नति के मार्ग पे जाएंगे। अगर गलत ढंग तरीके से किसी भी संसाधन का उपयोग किया जाएगा तो सही रास्ता क्या, गलत रास्ता पे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो संसाधन पहले ये समझो, क्योंकि संसाधन नियोजन में एक शब्द आया सोपान, क्या है, तो उसीलिए यहां बोला जा रहा है कि संसाधन नियोजन के लिए सोपान क्या है। नियोजन मतलब दिमाग में घुसाना, संसाधन को अच्छे से उपयोग कर। अब तुम्हारे पास कलम है, बाबूजी खरीद के दे दिए, और कॉपी खरीद के दे दी, तब पकड़ के कलम और कॉपी को एकदम घुमा दें, तब पता चला कि 3 दिन में, एक दिन में, कि 1 घंटा में कुल्ले कॉपी और कलम सब खराब है, बर्बाद। तो उस संसाधन को अच्छे तरीके से तुम उपयोग करोगे तब न जाकर के उसका उन्नति के रास्ते पे वो चलेगा संसाधन। तो इसलिए अच्छे से उपयोग करना बहुत जरूरी है। और संसाधन नियोजन को क्या कहा जा रहा है, सोपान। नियोजन को क्या कहा जा रहा, सोपान कहा जा रहा है। जैसे यहां देख लीजिए, सोपान मतलब क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या करना है। इसका पहला काम क्या है कि देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। मतलब पहला पॉइंट ही कह रहा कि तुम देश में सभी जगह ढूंढो कि जमीन में केजा कोयला दबल है, केजा पेट्रोलियम दबल है, या कहां पर कौन से संसाधन का विकास हो सकता है, या वहां जैसे तुमको एक बात बता देना कि राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन चक्की लगाया जा सकता है। तो वैसे ही तुम पहचान करो देश के विभिन्न हिस्से में कि कहां पर कौन से संसाधन का विकास किया जा सकता है। ये पहला काम, यही है संसाधन नियोजन का सोपान, कि जिस जगह पर जिस संसाधन का विकास हो सके, भौगोलिक तरीके से, पर्यावरण तरीके से, क्योंकि सब कुछ तो चाहिए ना संसाधन के विकास के लिए, तो वहां पर आप सर्वेक्षण कीजिए और उस सर्वेक्षण का एक आंकड़ा बनाइए कि ताकि अगर भविष्य में हमें जरूरत आए तो वहां पर जाके ही उस संसाधन का प्रयोग हम करेंगे। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, सर्वेक्षण हो जाए तो मानचित्र तैयार कीजिए और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन और आकलन कीजिए। हमें वो पहले आंकड़ा बना लिए कि कहां पर कौन संसाधन का विकास हो सकता है, वो आंकड़ा के बाद उसका एक मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र बनाने के बाद उस संसाधन के गुणात्मक और मात्रात्मक मापन करेंगे कि यहाँ पर अगर हम उस संसाधन का विकास अगर करते हैं तो उससे कितना हमें मात्रा प्राप्त होगा, उसका गुण क्या होने वाला है, पर्यावरण पर क्या इफेक्टेड होने वाला है, ये सब सभी चीज तैयार कीजिए। जैसे इसमें एक बात हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे जगह भारत के और भी जगह पर कोयला है जमीन के नीचे, लेकिन कम मात्रा में है, इसीलिए उसको सर्वेक्षण में जोड़ लिया गया कि फलना जगह पर कोयला है, लेकिन अभी उसको निकाला नहीं जा रहा। रीजन, क्योंकि जितना वो कोयला है नहीं, थोड़ा से ज्यादा निकाल ही में खर्च हो जाएगा, तो इसको निकालने का प्रयास करेगा नहीं करेगा। लेकिन वो मानचित्र सर्वेक्षण में रहेगा ऐड कि फलना जगह कोयला है, हो सकता है भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो वही कम कोयला ही आवश्यकता आ जाए तो उसको निकाला जाएगा। फिर तो उसकी गुणात्मक और मात्रात्मक जांच कीजिए। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गया। दो के तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा ना कि संसाधन विकास की योजना को मूर्त रूप देने के उपयोग प्रौद्योगिकी का विकास कीजिए, कौशल का विकास कीजिए, संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार कीजिए। समझ रहे हो ना, जब आप संसाधन विकास की योजना का पहले एक रूप तैयार कीजिए कि हम अपने संसाधन विकास का योजना कैसे करना है। जैसे एक मोटी सी बात बताओ, पानी, नदी में पहले जल विद्युत परियोजना नहीं बनाया गया था, आजादी के बाद पानी की धारा से विद्युत बनाना शुरू हो गया। वो तो एक सबसे खतरनाक न बन गया, वो तो एक सबसे क्या बन गया, एक सबसे खतरनाक बन गया वो। ठीक है ना, मैच वाला हम लाइट चालू नहीं किए थे, बंद ही था।
वही तो हम भी कहें कि सत्यसल को आंसू नहीं गिर रहा हमारे लाइट की वजह से, कहा आंसू तो गिरना चाहिए। संसाधन अब है तो उसका नियोजन और योजना तो बनना चाहिए। हमें योजना से याद आ गया कि बल्ब तो हम जलेबे नहीं किए, ठीक है, तो उसका एक रूपरेखा तैयार कीजिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा, राष्ट्रीय विकास की योजना एवं संसाधन विकास की योजना के मध्य समन्वय स्थापित कीजिए। मतलब अपने देश का विकास भी करना है, साथ में अपने संसाधन योजना का भी विकास करना है, दोनों को विकास एक साथ करना है। ये सोपना, ये समझ में आया, आ रहा है क्या था, सोपानो में पहला काम क्या किया गया, सबसे पहले आप सर्वेक्षण कीजिए कि संसाधन कहां कहां स्थित है। दूसरा काम क्या बचा, उस संसाधन सर्वेक्षण के बाद एक मानचित्र तैयार कीजिए और उस संसाधन के गुणात्मक और मात्रात्मक रूप देखिए कि कैसा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संसाधन विकास योजना के लिए संसाधन को और कैसे विकास करना है, ये योजना का मूर्त रूप तैयार कीजिए और उसके बाद उससे प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत योजना की रूपरेखा तैयार कीजिए। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, अपने राष्ट्र का भी विकास करना है, तो राष्ट्र के विकास और संसाधन के विकास की योजना के मध्य समन्वय स्थापित कीजिए कि दोनों का विकास है। ये नहीं कि संसाधन के खाली विकास कैले जा रहे हैं और राष्ट्र के विकास ठप पड़ा है। सब पैसा लगा दे कोई संसाधने बनाने में और देश ने गरीबताई और भूखमरी से छा जाए, तो उस संसाधन का क्या काम, नहीं ना है। इसलिए संसाधन का भी विकास होना चाहिए और राष्ट्र का, दोनों के मध्य समन्वय, मतलब दोनों एक साथ साथ होना चाहिए। ये कहलाता है क्या, सोपानो। 4 पॉइंट है सोपानो। दिमाग में अभी तक तो 10 मिनट हम सब सुने हैं, तो एक ही बात, इतना ही सुने, संसाधन नियोजन मतलब संसाधन को बचाओ, कैसे बचाना है, इस प्रक्रिया को सोपानो कहा जाता है। और सोपानो के अंतर्गत बताया हमें ये जा रहा कि संसाधन नियोजन आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो सोपानो तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। संसाधन का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, अब ये बात बताओ। हम तो पहले पढ़ रहे हैं कि संसाधन को नियोजित कीजिए, कैसे करना है उसको सोपानो कहते हैं। ये प्रश्न ये घुमा के पटक दिया हमको कि संसाधन का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे हम, कलम बाबूजी खरीद के दिए तोड़ के बिक देंगे, ये ना होगा। नहीं लिखेंगे, लिख के क्या करेंगे। किताब खरीद के दिए उसको माचिस लगा के आग जला देंगे। साइकिल दिए खरीद के उसको गाड़ी के ट्रक के चक्का के नीचे डाल देंगे, क्या रे। साइकिल में ब्रेक है, ब्रेक खोल के माथा में लगा लेंगे, क्लिप बांध लेंगे ब्रेक से, क्या काम है उस ब्रेक का काम। हमारा मन है, हमारा संसाधन है, कैसे उपयोग करें, यही चीज नहीं। ये पूछ रहा कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो तुम समझ रहे हो, जितना चीज हम अभी तक एग्जाम्पल दिए उस सभी कुछ बचा के रखना बहुत, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, पिटबो करेंगे घरे वाला। और पहले तो तू कहीं बाय बाय टाटा नहीं होने, ठीक है। देखिए यहां समझिए, इसके अनुसार देखिए ये कहा जा रहा ना, सब कौन गीत गा रहा है, छेका वाला तिलक वाला। तो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका रहती है। ये पहले इसका मतलब समझो, क्यों महत्वपूर्ण है संसाधन नियोजन हमारे लिए। तो पहले उसकी अच्छाई बताया जा रहा कि अगर सभ्यता का विकास करना है या कोई भी संस्कृति का विकास होता है, उसमें संसाधन सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। अभी तुमको हम सांस्कृतिक विकास में कहने का मतलब एगो मेला लग जाए खतरनाक वाला, लगबे न किया प्रयाग में जी, आ ट्रेन चलले नहीं होता, तो इतना भीड़ वहां लोग पहुंचते हैं, पैदल कितना लोग जाता, कितना दूर दराज से लोग जाता, जाना संभव था। तो संसाधन है तबे सब कुछ है। तुम अपने गांव से यहां तक चले आए, 1 घंटा में लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे फ्लाइट से, संसाधन है तबे संभव है। चांद पर लोग पहुंच गए, संसाधन है तबे संभव है। तो कोई भी संस्कृति एवं सभ्यता का अगर विकास करना है, इसके लिए संसाधन एक अहम भूमिका होती है। ये दिमाग में सेटअप कर लो। तो एक बार एजा से बोलेंगे हेलो, तो कितना दूर जब फोन लगल रहेगा ओजा चल जाएगा हेलो। तो संसाधन के विकास है तबे ना, नहीं तो जब उतना दूर 4 लाइन पे तो चिल्ला रहे हैं, तब पता चला कि जब हेलो वाला सिस्टम नहीं था फोन वाला, तो पता चला कि कोई लोग डेटो कर जाते थे, नानी घर में नाना जी डेट कर गए हैं और सूचना आ रहा 5 दिन के बाद कि फलना तारीख को डेट कर गए थे, फलना दिन भोज है।
अरे संसाधन साइकिल और गाड़ी या मोबाइल वगैरह नहीं था तब तो ऐसा ही ना होता था जी, ठीक है ना। तो इसीलिए संसाधन हमारे लिए अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब बताओ, अच्छा भूमिका महत्वपूर्ण है तो उसको बचा के रखना भी तो हमारे काम है ना, अच्छे से उपयोग करना तो हमारा ही काम है ना। तो इसीलिए तो अविवेकपूर्ण अतिशय उपयोग समाज के लिए है, उसको अच्छे से उपयोग किया जाए, समाज में भी सभी लोगों को बताया जाए कि अच्छे तरीके से उपयोग करना। बिजली उत्पादन हो रहा, घर में 5 गो बॉल जला के रात भर छोड़ दें, दिन में भी आ रहे निकल रहे कमरा से, तो बॉल बंद करे से कोई मतलब नहीं। और ये खाली मांग करेंगे कि सरकार बिजली बिल बढ़ा दिया, बिजली बिल कमाना चाहिए सरकार को। अरे तुम उसका उपयोग अच्छे से कर रहे हो? कई गो बल्ब बंद करके अपने कमरे से निकलता है, निकलते समय बोला आइंस्टीन निकलता है, सच सच ही बोलना। पैबे निकल, अरे तो डंडा रखा कर, बोलबे के फोड़ना है जो पावे की जरूरत है, स्विच नीचे। अच्छा ठीक है, तू तो नहीं, तुम रे कई गो है इंसान बताओ ना। वहीं पे आंकड़ा हम निकाल लेते हैं संसाधन नियोजन। घर से निकलते समय, घर से नहीं रूम से निकलते समय स्विच ऑफ करके निकलते हैं, कहियो कहियो कर देते हैं, कहियो कहियो नहीं करते। सोचो क्या वहां पे बिजली की बर्बादी नहीं है? आज बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा तो हम की कहेंगे कि बाप रे भाई थोड़ा सा यूनिट के दाम कम रखना चाहिए। रात में सोते समय बल्ब बंद करके सोने का आदत किसको है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बस। तू तो पैवे नहीं करता था, तू कैसे बंद करेगा? इससे ही फर्क नहीं मायने रखता। अरे इससे हम बिजली बिल बचा रहे हैं। तुम एक बात समझो कि एक बल्ब 10 वाट का बल्ब 10 घंटा अगर रात में बंद कर रहे हैं तो बिजली बिल बच रहा है ना हमें। महीना में 1 यूनिट तो बचेगा ना, 1.5 यूनिट तो बचेगा, 7 रुपया नहीं 10 रुपया। अब तुम 1 रुपया छोड़ दो, 10 रुपया छोड़ दो, सबसे पहली चीज बिजली की खपत तो तुम कम कर रहे हो ना, ये बचा ना। यही तो संसाधन का विवेकपूर्ण। बाबूजी मोटरसाइकिल खरीद के दे देंगे तो टंकी फुल करवा के इन्हें उन्हें घूमती ही रहेगा, उसको एक अच्छे से उपयोग करना। हाल है तुम साइकिल एगो अभी रंजन खरीदे हैं और गड्ढा में एकदम कुदा कुदा के चल रहे हैं, सौकर है एकदम जंप मारेगा न, जने मन तने लुढ़का दी। तब विवेक पूर्ण तरीके से उपयोग करना संसाधन की अहम भूमिका, ठीक है। सामाजिक आर्थिक सामाजिक पर्यावरण समस्या को जन्म देता है कब? जब उसको हम कैसे उपयोग करते हैं? अविवेकपूर्ण से। अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन उसका नियोजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग अगर उसका कर रहे हैं तो हमारे पास सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरण सभी समस्या जन्म होगा। पेड़ पौधे ज्यादा धड़ल्ले से कट रहा है, सोफा बनावे लगी, अब गद्दा बनावे लगी, और वो फर्नीचर के सामान। तो फर्नीचर के सामान भलुक तो हम बना लिए, लेकिन पर्यावरण की समस्या तो उत्पन्न कर दी है। बनाना है, उस एक पेड़ की आयु होती है, एक पेड़ काटिए 2 पेड़ लगाइए, उस पेड़ को हटा के आप उसको उपयोग कीजिए, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो ये अविवेक तरीके से करने से ऐसा होता है। देखो इन समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्तर पर संरक्षण आवश्यक है। मतलब अगर हमको आर्थिक चाहिए, सामाजिक चाहिए या किसी भी तरीके के चाहिए, संसाधन का नियोजन करना, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। देखिए संसाधन का संरक्षण क्या है, तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग करो। संसाधन का संरक्षण यही है ना, विवेकपूर्ण उपयोग करो, नियोजित रूप से उपयोग करो। वो क्या कहलाएगा? संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। फिर क्या? संसाधन संरक्षण ऐतिहासिक रूप से क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि इससे समाज सुधरेगा। अगर अच्छे से हम करेंगे उपयोग इसका तो समाज सुधारक, नेता, चिंतक और पर्यावरणविदा के लिए यह चिंतनीय का विषय बन चुका। क्यों बन चुका है? क्योंकि प्राचीन काल में संसाधन संरक्षण पहले अच्छा से था, अब उसका हम अविवेक तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिए, इसीलिए संसाधन संरक्षण अभी नहीं है, और यह एक चिंता का क्या विषय है। महात्मा गांधी ने संसाधन संरक्षण पर क्या विचार दिया था? वही चीज ना कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देखो महान दार्शनिक और चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है।
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, क्योंकि इस संसाधन संरक्षण के बारे में सोच रहे थे कौन? गांधी जी। इसीलिए वो अपना एक विचार प्रस्तुत किए। देखो, गांधी जी क्या मानते थे कि मानव की स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति का आधुनिक तकनीक के शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन को तीव्र ह्रास के लिए मजबूर करता है। लोभ, पेड़ है, बेच देंगे 15,000 में, पैसा आ जाएगा, बेच दी। तो सबसे बड़ी चीज महात्मा गांधी क्या करें कि मानव का स्वार्थ और लालची के कारण ही संसाधन को बुरी तरीके से उपयोग करेगा और संसाधन तीव्र गति से ह्रास मतलब कमी के लिए मजबूर होता चला जाएगा, कि मानव के लोभ के कारण। ये उनका विचार था। वो क्या समझते थे कि वे मशीन द्वारा उत्पादन का घोर विरोधी थे, क्योंकि बड़े बड़े मशीन अगर चलाएंगे तो या तो बिजली से चलेगा, नहीं तो कोयला से चलेगा। बड़ा बड़ा मशीन को चीज चलेगा, तब बिजली से भी चल रहा, तब बिजली भी बनाने के लिए कोयला ही चाहिए। तो कोयला का खपत तो ज्यादा होगा, तो कोयला का खपत ज्यादा होगा तो कोयला कमेगा ना। तो इसीलिए वो क्या कहते थे कि उत्पादन के घोर विरोधी थे और बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, कि लोग आदमी, मशीन कम काम करे, आदमी ज्यादा काम करे, क्योंकि आजकल हर एक काम तो मशीने से हो रहा। तो सोच के देखो ना तुम, मशीन से हो रहा, तो मशीन के लिए डीजल पेट्रोलियम चाहिए, बड़े बड़े लोडर, हाइड्रा, कौन सी है, तो डीजल इंजन से चलेगा। बताओ, डीजल इंजन के कमी होगा ना। बिजली से अगर कोई चीज चल रहा तो कोयला की कमी होगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि उत्पादक बड़ा होना है तो अगर किससे होगा जाए? जन समुदाय, लोगों के द्वारा किया जाए। क्योंकि मोटर से चलने वाला चरखा नहीं बना देते गांधी जी ने, तो उसी समय तो हाथ से चलने वाला चरखा बनाए थे। किस लिए? जन समुदाय के लिए ही ना, कि उसमें अपना मेहनत है, अपना शक्ति लगाना पड़ेगा, कोई संसाधन की आवश्यकता। देखो अब वो, और साथ में की बोल रहे हैं कि बड़े बड़े अगर मशीन खुलेगा तो बेरोजगारी छा जाएगा, इंसान के कोई वैल्यू रह जाएगा, सब काम अगर मशीनें करने लग जाए तो। साथ में सामाजिक दोष से बचाया जा सकता है और श्रमिक कार्य की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। ये सब कारण से बता रहे हैं महात्मा गांधी की संसाधन का क्या हो रहा, दोहन हो रहा। संसाधन संरक्षण के लिए भारत में किए गए प्रयास, क्योंकि चलो संरक्षण तो करेगा ही करेगा, क्योंकि विश्व के हर एक जगह पर कुछ ना कुछ संसाधन नियोजन का प्लान बनेगा। तो भारत क्या, कौन कौन शामिल थे, कौन कौन व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयास किए हैं। जैसे मेघा पाटेकर ने क्या किया, नर्मदा बचाओ अभियान कौन शुरू किया? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान कौन शुरू किया? मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन आंदोलन शुरू किया? चिपको आंदोलन, जिसमें वृक्ष की हत्या के रोका गया था चिपको आंदोलन में। संदीप पांडे द्वारा क्या किया गया? जल संचय कर कृषिगत भूमि का विकास किया गया। ऐसा सभी भारतीय के द्वारा संसाधन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, महत्वपूर्ण। अच्छा, विश्व स्तर पर तो किया ही होगा, देख लो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किया जा चुका है संसाधन के संरक्षण को बचाने के लिए। तो सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना किया गया, जो कि संरक्षण की क्या किया, वकालत किया। मतलब रे बाबू, उन्नीस सौ 68 ईस्वी में क्या किया गया? क्लब ऑफ रोम, जो कि किसके लिए? संरक्षण की वकालत के लिए। 1972 में क्या किया गया? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जिससे 5 जून को कौन दिवस मनाते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए ये महत्वपूर्ण है बचवा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में 1972 में। 1974 में क्या हुआ? सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया। और गांधी जी के विचार क्या था? हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये सब गांधी जी के जितने भी विचार थे उसको स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लिखा? सुमशेर। कौन लिखा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमशेर के द्वारा कब लिखी गई? 1974 में। 1972 में क्या हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर? स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। और तय किया गया कि 5 जून को कौन दिवस मनाएंगे? 5 जून को
1968 में क्या हुआ था? क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुआ था। क्लब ऑफ 1968 क्लब ऑफ रोम। 1972 स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन। 1974 में किसके द्वारा? सुमशेर के द्वारा। किसके विचार? गांधी जी के विचार। कौन पुस्तक? स्मॉल इन ब्यूटीफुल। फिर क्या किया गया विश्व स्तर पर? और देखो 1987 में बेंटलैंड आयोग का प्रतिपादन किया गया। ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कै गो हुआ? कौन कौन? प्रथम, दूसरे और कब कब हुआ है? पहला 92 में, दूसरा 97 में, तीसरा पहला रियो डी जेनेरो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, तीसरा जोहान्सबर्ग में। और इस तरीके से विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का अनेकों प्रयास किया जा चुका। अनेकों प्रयास किया जा चुका है। ये आ जाइए, ये सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? देखो कि जो हमारे पास संसाधन है उसका अभी अच्छे से तुम उपयोग करो और उसको भविष्य के लिए भी बचा के रखो। यही कौन विकास कहलाता है? दिमाग में सेटअप हो रहा है। हमारे पास जो संसाधन है उसके अच्छे से हम उपयोग करें और भविष्य को ध्यान में देखते हुए उपयोग करें कि ताकि भविष्य में भी इसका उपयोग हम कर सकें। इसी को कौन विकास कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। और कुछ नहीं सतत विकास में। यहाँ देख लो वही चीज है कि हमारे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए अभी भी उपयोग तुम करो और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखिए। अभी भी उपयोग करना और भविष्य के लिए भी बचा के, दोनों का कौन विकास कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। ये कौन सी है? ये देख लो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। पृथ्वी सम्मेलन का एगो, पृथ्वी सम्मेलन का एगो, पृथ्वी सम्मेलन का एगो पहला कब? 1900। पहला कब? 1900। किस जगह पर? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो किस शहर में? ब्राजील में। किस कहा? कौन से देश में? रियो डी जेनेरो शहर है और ब्राजील देश है। ठीक है। तो 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया। इसमें क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, UNED के नाम से भी जाना जाता है। UNCED अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। 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 और ये पृथ्वी सम्मेलन का 1992। कौन से शहर? रियो डी जेनेरो। कौन से देश? ब्राजील में। कब? 1992 में। 1900। इसमें कई देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178। कई देश के प्रतिनिधि? 178। किस लिए? पर्यावरण मुद्दा पर चर्चा करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। संसाधन को नियोजित करने के लिए। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन। ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब? पहला 92 में तो दूसरा, पहला 92 में तो दूसरा, पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में, तो दूसरा सम्मेलन न्यूयॉर्क में। और इसे कौन सम्मेलन बोलते हैं? पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में 5 साल जोड़ दो तो कितना हो गया? 1997। तो इसीलिए 5 साल के बाद, इसलिए +5 सम्मेलन इसको कहा जा रहा कि 92, 5, 97। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 97 में। इसका उद्देश्य भी क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रथम सम्मेलन में किया गया है उसके समझौता और योजना कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। मतलब जो योजना आप बनाए थे उस पर अच्छे से काम करना। तो पहला 92, दूसरा 97 और तीसरा तो 2002। 202 क्या 202 बोला? क्या रे आइंस्टीन का नाम डुबा देगा रे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। पहला कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। किस देश? ब्राजील। दूसरा न्यूयॉर्क। तीसरा जोहान्सबर्ग। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। पहला सम्मेलन के कई साल के बाद? पहला सम्मेलन के 10 साल के बाद, दूसरा सम्मेलन के 5 साल के बाद। इसमें ये देखो, क्योंकि 1992 के 10 साल के बाद आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार पृथ्वी सम्मेलन कई गो हो गया? 3 गो हो गया। ठीक है। तो ये हमारे भारत में संसाधन के उपयोग के का पाठ क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ। और ख में क्या है? शुरू। ख में क्या है? कल क्या शुरू किए थे?
प्राकृतिक संसाधन। क्या संसाधन? तब ते सबको पहले प्राकृतिक संसाधन लिखाएंगे कल, और कल नहीं तो फिर परसों लाइव क्लासेस का चलेगा, ठीक है। और इसका ऐसा करेंगे ऑब्जेक्टिव, हमको लगता है सभी का ऑब्जेक्टिव एक साथ कर लेंगे, संसाधन के उपयोग, प्राकृतिक संसाधन, ये सबको मिला करके, ठीक है। तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव को रोक के हम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव को रोक के रखते हैं। और आज की क्लास इतना ही, और अभी तो सबको लिखाएंगे, अभी समय है, बैठ सले भले, छुट्टिए छुट्टिए, जीवन भर सबको छुट्टिए चाहिए।